Good evening, class. Good evening, class. I hope all are you good. Today we are discussing about our new topic, bailment, which is defined under Section 148 under the Indian Contract Act 1872. So we are started. First of all, we will understand what is a bailment. A bailment is a delivery of good by one person to another from some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. The person who delivered the good is called the bailer, and the person who received the goods for the specific purpose is called the bailee. It is a special type of contract which is covered under Chapter 9, Section 148 to 171 of Indian Contract Act 1872. So let's we understand in Hindi. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 148 में निक्षेप अनुबंध के बारे में बातचीत की गई है। निक्षेप अनुबंध को धारा 148 में परिभाषित किया गया है और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि निक्षेप अनुबंध क्या है। तो निक्षेप अनुबंध बेलमेंट एक व्यक्ति द्वारा किसी उद्देश्य के लिए दूसरे व्यक्ति को माल की डिलीवरी है। इस अनुबंध पर जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उन्हें वापस कर दिया जाता है। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के लिए माल के डिलीवर करने वाले व्यक्ति को बेलर कहा जाता है और जो व्यक्ति उसको ग्रहण कर रहा होता है या प्राप्त कर रहा होता है उसे बेली कहते हैं। यह अनुबंध 1872 के अध्याय 9 में 148-171 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। निक्षेप अनुबंध की क्या क्या आवश्यकताएं हैं? तो उसमें एक वैध अनुबंध होना चाहिए, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि जमानत का एक विशेष प्रकार का अनुबंध है और इसमें सभी अनुबंध के या कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए, जिसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशंस और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन, सब एसेंशियल्स एक जो लीजिट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स की होती हैं वो इसमें भी होनी चाहिए। जमानत जो है वो दो प्रकार की होती है वैध अनुबंध की, जिसमें निःशुल्क जमानत जो बिना किसी प्रतिफल के जमानत होती है, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट जिसको बोलते हैं, और नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट जो होती है उसमें कंसिडरेशन नहीं होता है और जो नॉन ग्रेटिट्यूअस होती है उसमें जमानत होता है। तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कब्जे की सुपुर्दगी को समझेंगे। यदि आप निक्षेप की परिभाषा पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि निक्षेप अनुबंध का सबसे आवश्यक तथ्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को माल की डिलीवरी है। धारा 149 के अनुसार निक्षेपित वह है जिसका प्रभाव इच्छित निक्षेपित व्यक्तित्व का या उसकी ओर से उन्हें रखने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति के वास्तविक या रचनात्मक दोनों हो सकते हैं। वास्तविक डिलीवरी का मतलब है कि माल को निक्षेपक द्वारा निक्षेपित व्यक्ति के कब्जे में भौतिक रूप से विस्तारित किया जाता है। और रचनात्मक डिलीवरी क्या है? रचनात्मक डिलीवरी का मतलब है जो वितरित नहीं किया जा सकता, अर्थात कुछ क्रियाओं का अर्थ है कि निक्षेपित व्यक्ति को माल का कब्जा दिया जाता है कि निक्षेप कब्जे का वास्तविक हस्तांतरण आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को माल की कस्टडी देने से वह निक्षेपित व्यक्ति नहीं बन जाता है। मतलब कि पोजीशन दे देना नहीं होगा, कंट्रोल भी देना होगा, तभी ये बेलमेंट समझा जाएगा। अनुबंध पर डिलीवरी
जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जमाकर्ता से जमाकर्ता को माल की डिलीवरी दोनों पक्षों के अनुबंध बनने के बाद होनी चाहिए। खोजकर्ता के दायित्व। अब हम खोजकर्ता ड्यूटी ऑफ फाइंडर्स को समझेंगे। ड्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं, क्या क्या होनी चाहिए ड्यूटी ऑफ फाइंडर्स के। तो माल को पहले तो सुरक्षित रखें और उन वस्तुओं का निजी उपयोग ना करें और माल के वास्तविक स्वामी का पता लगाने का प्रयास करें। और दूसरी चीज कि जो भी सुनिश्चित करे कि माल या सामान उसके असली मालिक तक पहुंचाया जाए। राइट ऑफ फाइंडर्स, खर्च माल को सुरक्षित रखने तथा माल को खोजने में खर्च हुई परेशानी के लिए मुआवजा दें, जो धारा 168 में बताया गया है। माल बेचने के लिए यदि ये सामान किसी भी तरह का नाशवंत प्रकृति का है तो आप इसको बेच लीजिए, और यदि मालिक का पता नहीं चल सक रहा है तो भी आप वस्तु को बेच सकते हैं। हालांकि बिक्री से प्राप्त राशि या माल के मालिक या जमाकर्ता को हस्तांतरित की जानी चाहिए। जो भी उससे प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो जब पता चले ओनर का तो उसे वापस किया जाना चाहिए। पर्पस क्या है इसका, ऐसा कोई खास उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए माल को बेलर से बेली को हस्तांतरित किया जा सके। धारा 153 154 के अनुसार अगर बेली फेड असंगत तरीके से काम करता है या माल का अनधिकृत उपयोग करता है तो बेलर का अनुबंध समाप्त हो जाता है। बेली का विशिष्ट उद्देश्य महत्वपूर्ण यह है कि पार्टियों का अनुबंधों का पालन करना चाहिए। सामान की वापसी, जिस उद्देश्य को माल निक्षेपित किया जाता है उसे पूरा होने के बाद निक्षेपित को माल निक्षेप को वापस करना होगा। वापसी की विधि या तरीका अनुबंध या निक्षेप की इच्छा के अनुसार होगा। धारा 160 में बताया गया है कि निक्षेपी का यह कर्तव्य है कि वह निक्षेपित माल को बिना मांगे वापस लौटा दे या निक्षेप के निर्देशानुसार परिदत्त कर दे, जैसा कि निक्षेपित माल का समय समाप्त हो जाए, जिस उद्देश्य के लिए वो लिया गया है उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए तो वह सामान की वापसी कर देना चाहिए। जमाकर्ता और जमा प्राप्ति के कर्तव्य। ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या क्या है, माल में दोष प्रकट करना। यह निक्षेपकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह निक्षेपित को माल में सभी दोषों के बारे में सूचित करे, तो वह उस दोष के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए निक्षेपित के प्रति उत्तरदायी होगा। एक्स ने छुट्टी मनाने के लिए वाई से कार ली और एक्स को इसके बारे में नहीं बताया। एक्स दुर्घटना में शामिल है। एक्स के हुए सभी नुकसानों के लिए वाई जिम्मेदार होगा। एक्स को हुए सभी नुकसानों के लिए वाई जिम्मेदार होगा। आवश्यक एवं असाधारण व्ययों को पूरा करने के लिए निक्षेपक को निक्षेपित की माल की सुरक्षा के लिए किए गए सभी आवश्यक और असाधारण खर्चों का भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए ए ने अपनी बिल्ली अपने दोस्त बी को दे दी जब उसे काम के लिए यात्रा करनी थी। ए करना होगा, ए असाधारण खर्च का भुगतान भी करना होगा अगर बिल्ली को सुरक्षित रखना जरूरी है तो। सभी नुकसानों के लिए जमाकर्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करना। भारतीय संविदा अधिनियम धारा 159 के अनुसार यह अनुबंध में तय किया गया है कि निक्षेपक अपने माल की मांग कर सकता है। निक्षेपक को निक्षेपित द्वारा हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करनी होती है। धारा 164 के अनुसार निक्षेपक जानबूझकर दोषपूर्ण शीर्षक वालों माल की जमानत करता है तो निक्षेपित निक्षेपक को नुकसान का दावा भी कर सकता है। जमानत पर हुए छुट्टे
हुए सामान को इकट्ठा करना। जब माल की जमानत की अवधि समाप्त हो जाती है तो जमाकर्ता अपना माल वापस लेना चाहता है। यदि जमाकर्ता जमानत अवधि की समाप्ति पर माल को लेने में विफल रहता है तो उसके द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान की भरपाई करनी होगी। उदाहरण के लिए, एक्स ने अपने कुत्ते को वाई के पास 1 सप्ताह के लिए छोड़ा और 10 दिन बाद अपने कुत्ते को वापस लेने के लिए लौटा, तो एक्स को उन अतिरिक्त 3 दिनों के लिए सुरक्षा के लिए जो खर्च होगा वो वाई को भुगतान करना होगा। ड्यूटीज ऑफ बेली, सामान की उचित देखभाल करना। धारा 151 के अनुसार उपनिहिती माल की उतनी ही देखभाल करने के लिए बाध्य है जितना कि विवेक वाला व्यक्ति समान परिस्थितियों में उपनिहिती माल की समान मात्रा की देखभाल करेगा। 112 में कहा गया कि अनुबंध की अनुपस्थिति में उपनिहिती वस्तु की हानि, विनाश या गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है। ए ने बी को 1 सप्ताह के लिए अपना वाहन जमानत पर दिया। यदि बी की लापरवाही के कारण ए का वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बी उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि यह वाहन किसी भूकंप या बाढ़ के दुर्घटना के कारण क्षतिपूर्त हो जाता है तो उसके लिए उत्तरदायित्व नहीं होगा। माल का उपयोग केवल अधिकृत उद्देश्य के लिए ही करें। धारा 154 के अनुसार यदि निक्षेपित माल का कोई ऐसा उपयोग करता है जो शर्तों के अनुसार नहीं है तो वह ऐसे उपयोग या उसके उपयोग के दौरान होने वाली किसी भी नुकसान के लिए निक्षेपकर्ता को क्षतिपूर्त करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। ए कलकत्ता में बी से बनारस तक जाने के लिए घोड़ा किराए पर लेता है और पूरी सावधानी से उस पर सवार होता है, लेकिन कटक की ओर जैसे बढ़ता है घोड़ा दुर्घटनावश गिर जाता है और घायल हो जाता है। घोड़े की हुई चोट के लिए ए बी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। जमानत पर छोड़े गए सामान को अलग रखना, टू कीप द गुड्स सेपरेट। धारा 165 के अनुसार 55 के अनुसार उपनिहिती जो है वो उपनिहितीकर्ता के सहमति से माल को अपने माल के साथ मिला देता है तो उपनिहितीकर्ता और उपनिहित को इस प्रकार उत्पन्न मिश्रण में अपने अपने अंशों के अनुपात में हित प्राप्त होगा। अगर कोई भी चीज़ है जो बेलर और बेली ने दोनों कंसेंट से वस्तु को मिला दी है तो वो अपने अपने परसेंट्स के बराबर हो हिस्सेदार होंगे। धारा 156 कहती है कि उपनिहितकर्ता की सहमति के बिना, विदाउट कंसेंट है, अपने माल को दूसरे के माल के साथ मिला देता है तो माल को अलग या विभाजित किया जाता है तो माल में संपत्ति क्रमशः पक्षकारों में बनी रहती है, लेकिन उपनिहिती पृथक्करण या विभाजन का व्यय मिश्रण से उत्पन्न होने वाले किसी भी क्षति को वहन करने के लिए बाध्य है। धारा 157 कहती है कि यदि उपनिहितकर्ता की सहमति के बिना माल को अपने साथ इस प्रकार से मिला देता है कि माल से अलग करना उसे वापस देना असंभव हो जाए तो उपनिहिती द्वारा माल की हानि के लिए बेलर की प्रतिपूर्ति करने का अधिकार होगा। माल से प्राप्त किसी भी लाभ को वापस करना, तो अगर निक्षेपण के दौरान निक्षेपित माल से कोई लाभ अर्जित करता है तो निक्षेपक को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। जैसे ए अपनी गाय बी के साथ 7 दिनों के लिए जोड़ता है, गाय प्रतिदिन दूध देती है, बी ने इस दूध को 7 दिनों के लिए जोड़ता है और बी ने इस दूध के दौरान जो लाभ हुआ उसे वापस करने के लिए बाध्य होगा। सामान वापस करने के लिए जब निक्षेपेच का कोई भी उद्देश्य है या अनुबंध की समाप्ति हो जाए तो निक्षेपित को निक्षेपकर्ता को माल वापस करना होगा। जमाकर्ता और जमा प्राप्ति के अधिकार, अनाधिकृत उपयोग के विरुद्ध मुआवजा दिया जाएगा। जमाकर्ता उदाहरण के लिए एक्स अपने वाहन से 1 महीने के लिए वाई को जमानत पर देता है और वाई वाहन का उपयोग अपने निजी उपयोग के लिए करता है। हालांकि वाई ने अपने भाई जेड को वाहन चलाने दिया और जेड ने वाहन को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया तो वाहन के नुकसान के लिए वाई उत्तरदायित्व होगा। अनुबंध समाप्त करने के लिए धारा 153 के अनुसार यदि निक्षेपित
माल के संबंध में ऐसा कोई कार्य करता है जो निक्षेपित के शर्तों के साथ असंगत है, तो निक्षेपक के विकल्प पर शून्य करनी होगा। उदाहरण, ए बी को अपनी सवारी के लिए घोड़ा किराए पर देता है। अब घोड़े को अपनी गाड़ी में चलाता है। यहाँ ए की इच्छा पर जमानत की समाप्ति है। माल से होने वाले किसी भी लाभ को प्राप्त करने के लिए यदि निक्षेपक सुख किसी प्रकार के लाभ का हकदार है तो लाभ के भुगतान करने से इनकार नहीं करता है, तो ऐसी राशि की वसूली के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए निक्षेपित हकदार है। अनुबंध की समाप्ति पर माल वापस पाने के लिए अनुबंध की समाप्ति पर निक्षेपित माल को वापस करने के लिए हालांकि एक निःशुल्क निक्षेप के मामले में अनुबंध की समाप्ति को भुना सकता है। किसी भी स्थिति में यदि निक्षेपित को माल के कारण नुकसान होता है तो वह इसके लिए उत्तरदायित होगा। निक्षेपित कर्ता के अधिकार क्या हैं? मुआवजा प्राप्त करने के लिए निक्षेपित माल में किसी भी दोष के कारण मुआवजा पाने का हकदार है और इस कारण अगर कोई नुकसान होता है तो निक्षेपक से नुकसान के लिए मुआवजे का दावा कर सकता है। किए गए व्यय को प्राप्त करने के लिए निक्षेपकर्ता निक्षेपित माल की देखभाल करने के लिए सभी व्यय को भुगतान निक्षेपित को करना होता है। निक्षेपित को माल के निक्षेप की अवधि के दौरान उसके द्वारा किसी भी असाधारण व्यय को प्राप्त करने का अधिकार है। माल की डिलीवरी को रोकने के लिए निक्षेपकर्ता के पास यह अधिकार नहीं है कि डिलीवरी को रोकने का अधिकार दिया जाए और निक्षेपकर्ता यदि इस प्रकार का कोई अधिकार जताता है तो उसे रोक सकता है। जमानत पर प्राप्त माल पर अधिग्रहण लगाना। ग्रहणाधिकार उन परिसंपत्तियों के विरुद्ध एक कानूनी अधिकार है जिनका उपयोग ऋण चुकाने के लिए संपार्श्विक रूप से किया जाता है। जमानतकर्ता को जमा की गई वस्तु पर ग्रहणाधिकार लगाने का अधिकार है। ग्रहणाधिकार के दो प्रकार हैं, एक जो है पार्टिकुलर लीन है, दूसरा जनरल लीन है। तो जो पार्टिकुलर लीन है उसको धारा 170 में डिफाइन किया गया है, जहाँ उपनिहित और उपनिहित के माल में संबंध में उपनिहिति के प्रयोजन के अनुसार श्रम या कौशल उपयोग से संबंधित कोई प्रदान की जाती है। इसके विपरीत किसी संविदा के अभाव में ऐसे माल को तब तक अपने पास रखने का अधिकार है जब तक कि वह उनके संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित प्राथमिक प्राप्त नहीं कर लेता। इसका मतलब है कि ए जौहरी बी को एक कच्चा हीरा देता है जिसे काटा और पॉलिश किया जाता है। तदनुसार बी को तब तक पत्थर अपने पास रखने का अधिकार है जब तक उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया जा सकता। अब जनरल लीन समझते हैं जो धारा 171 में बताई गई है। इसके अनुसार बैंकर, फैक्टर, घाट मालिक, उच्च न्यायालय के वकील, पॉलिसी दलील या इसके विपरीत संविदा के अभाव में किसी भी माल की सामान्य लेखा शेष के लिए प्रतिभूत के रूप में रख सकते हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को उन्हें उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप में रखने का अधिकार नहीं है जब तक कि इसका कोई स्पष्ट संविदा न हो। ए बैंक से बिना किसी सुरक्षा के 1000 रुपये उधार लेता है। बाद में उसी बैंक से सोने की सुरक्षा के लिए 5000 रुपये एक और ऋण लेता है। ये 5000 रुपये का वापस कर देता है, लेकिन अभी तक 1000 रुपये भुगतान नहीं करता है, इसलिए बैंक पिछले ऋण के लिए सोना के खाते का सामान्य शेष रख सकता है। प्रासंगिक मामले कलिया पेरुमल पिल्लई बनाम विशालक्ष्मी AIR 1937। इस मामले में प्रतिवादी ने वादी के लिए एक नए आभूषण बनाने के लिए काम पर रखा। पुराने आभूषणों को पिघलाना उसे प्राप्त सोने का उपयोग नए आभूषण को बनाने के लिए किया जाना था। हर शाम प्रतिवादी वादी को अधूरे
आभूषण लौटा देता। वादी उस आभूषण को अपने बॉक्स में बंद करके प्रतिवादी के कमरे में छोड़ देता था। हालांकि वादी ने उस बक्से को चाबी ले ली। एक रात गहने चोरी हो गए। वादी ने प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया क्योंकि यह उस माल का जमानतदार था। क्या जो डिलीवरी थी वो भारतीय संविधान अधिनियम के अनुसार वैध थी? तो न्यायालय का मानना है कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं, क्योंकि चोरी के समय उसके पास वैधानिक कब्जा नहीं था। दोनों पक्षों के बीच जमानत का रिश्ता था, लेकिन जैसे ही वादी ने सामान को बक्से में बंद कर दिया और चाबियां अपने पास ले गया तो यह रिश्ता खत्म हो गया। प्रतिवादी के घर पर केवल बक्सा छोड़ देने से जमानत नहीं बनती है। अतुल मेहरा बनाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2002 का मामला है। वादी ने 15 जनवरी 1986 को प्रतिवादी के बैंक में एक लॉकर किराए पर लिया और बैंक के स्ट्रांग रूम को बदमाशों ने तोड़ दिया, लॉकर की सामग्री चुरा ली। वादी ने दावा किया कि लॉकर में 42,6160 रुपये आभूषण रखे गए थे और 9 जनवरी 1989 को एफआईआर दर्ज की गई। वादी ने बताया कि नुकसान प्रतिवादी की लापरवाही और कदाचारण के कारण हुआ है और यह आरोप भी लगाया कि स्ट्रांग रूम उचित सामग्री से नहीं बना था जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मामले में माल का अनन्य कब्जा अनिवार्य है, इसलिए लॉकर को किराए पर लेना जमानत नहीं माना जाएगा। और यह भी कहा गया कि उसकी उचित देखभाल और नुकसान तब सवालों के घेरे में आते हैं जब जमानती को लॉकर की सामग्री में बताया जाता है और उसका अनन्य कब्जा जमानती को दे दिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, इसलिए प्रतिवादी बैंक के पक्ष में था। तीसरा मामला है त्रिलेंद्र नाथ महंत बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इस मामले में याचिकाकर्ता एक सेवानिवृत्त स्कूल के शिक्षक थे। उन्होंने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नरकटिया शाखा में एक बचत खाता खोला और उस बैंक में सावधि जमाएं रखी। उनका बेटा बैंक में क्लर्क था। याचिकाकर्ता बैंक में अपने बेटे के साथ संयुक्त खाता भी था। यह पाया गया कि बेटा कुछ धोखाधड़ी वाले लेन देन में शामिल था। घाटे की भरपाई करने के लिए प्रतिवादी ने संयुक्त खाते को फ्रीज कर दिया। इसके साथ ही प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को बैंक खाते के जो एफडीआर रिटर्न रोक दिया। प्रतिवादी ने वादी के भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 171 के अनुसार याचिकाकर्ता के बचत खाते और बैंक में उसकी जमा राशि पर ग्रहणाधिकार है। न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के खाते को फ्रीज नहीं कर सकता, उसके एफडीआर को अधिग्रहण के रूप में नहीं रख सकता और यह कहा गया कि बैंक में जमा किया गया जमाकर्ताओं द्वारा बैंक को दिया गया ऋण और जमाकर्ता को लौटाया गया पैसा कभी भी उतना नहीं होता। साथ ही यह माना गया कि पैसा जमानत के तहत एक वस्तु के रूप में नहीं माना जाता।